हेलो दोस्तों, जैसे देखिए मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा प्रहार मैगज़ीन। जो प्रहार मैगज़ीन यूपीपीसीएस 1 चैनल द्वारा बनाई गई है और प्रहार मैगज़ीन अपने आप में एक नाम है बहुत बड़ा। तो उस चीज़ की मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं करूँगा और आप बच्चों के कहने पर जैसे आप बच्चों ने मुझे परमिशन दी कि आप इंग्लिश में कर सकते हैं, तो वो मैं कर रहा हूँ। बेसिकली ये वाली फ़ाइल मेरे पास ऐसी नहीं है कि जैसे हम क्यूआरएस में देखते हैं आधा इंग्लिश और आधा हिंदी, वो नहीं है। बट आई विल मेक श्योर कि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसा नहीं होगा कि अगर आपके पास हिंदी वाली मैगज़ीन है तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो आज जो है ना, आज जो मैं डिस्कशन कर रहूँगा आपके लिए, जैसे इसमें अगर आप देखें जो कंटेंट है, कंटेंट टेबल जो है, बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट ऑपरेशन या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद में फिर आपका मंथली एमसीक्यूज़ है। तो आज का जो डिस्कशन होगा पहला, वो बेसिकली है आपका अगस्त का जो महीना है उसका एमसीक्यू का डिस्कशन। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपकी ना कराई जाए, लेकिन बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, संयम बनाए रखें और सारी की सारी चीज़ें आपकी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही सही तरीके से कराई जाएंगी। बस आप अपनी मैगज़ीन अपने साथ लेकर बैठिए और इसको देखिए। आपको किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए सीधा हम चलते हैं अगस्त महीने में और हम करेंगे डिस्कशन सीधा अगस्त के जो क्वेश्चंस हैं उनके एमसीक्यू। इस बार जो है प्रहार मैगज़ीन को चेंज किया गया था। इस बार एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आए हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये जो ऐसा नहीं है कि मैंने ये छोड़ दिया है, ये मैं कराऊंगा। लेकिन आज जैसे मैंने आपसे वादा किया था मैं इसको लेकर आऊंगा, तो आज आपका अगस्त महीना जो है उसका एमसीक्यू है। सारी चीज़ें आपकी कराई जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे हम अपने एमसीक्यू में। ये यूपीपीसीएस बैच जो है 20 डेज बैच चल रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। पीसीएस पीवाईक्यू जो पिछले 13 सालों के क्वेश्चंस हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट है, यूपी स्पेशल क्विज है और सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इसको कराया गया है। आइए हम आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। जो पहला क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये एक स्कीम आई थी, बेसिकली पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम के बारे में है और इसमें बताया गया है कि ये 7 स्टेट में है और यहाँ स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है अंडर द पीएम मित्रा स्कीम टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेटअप इन 7 स्टेट, नेमली जो 7 स्टेट हैं उनके नाम दिए गए हैं यहाँ पर। अब देखिए, हम हैं कोचिंग। अब हम ऐसा नहीं है कि हमारी एक कोशिश होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें। जनरली अगर यूपी पीसीएस में आएगा तो वहाँ पूछ सकता है कि मैक्सिमम कितने में है और किसी स्टेट का नाम देकर पूछ सकता है। आपको जो ये याद होना चाहिए वो याद होना चाहिए उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश तो आपको याद हो ही गया, आपको उसमें भी याद होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में किस जगह टेक्सटाइल पार्क बन रहा है पीएम मित्रा स्कीम के द्वारा। ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट हो गया, पीएम मित्रा स्कीम के तहत टेक्सटाइल पार्क बनाए जा रहे हैं, 7 स्टेट में है और उसमें से एक उत्तर प्रदेश भी है। पहला स्टेटमेंट, पीएम मित्रा एम्स टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट ऑफ। ऑब्वियसली देखिए, जो स्कीम है ये जो टेक्सटाइल है ना, टेक्सटाइल बहुत लेबर इंटेंसिव है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट भी अट्रैक्ट करने के लिए है और फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए है। तो ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा भी सही है। इसमें आंसर हो जाएगा आपका बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सी आंसर इसका हो जाए। यहाँ महाराष्ट्र विद एन आउटले ऑफ करोड़ फॉर 7 ईयर, पीएम मित्रा 70,000 करोड़। देखिए, ऐसे आदमी कंफ्यूज हो जाता है। तो इसमें यही तो मैं आप लोगों को बताना भी चाह रहा था कि स्टेटमेंट जो है बहुत ही ध्यान से सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है। 50,000 नहीं है, देखियो कितने आसानी से मैं भी बहक गया। यहाँ है बेसिकली 70,000 करोड़ का रहेगा यहाँ पर। पीएम मित्रा एम्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ एंड जनरेट 20 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स। वहाँ 50 और 10 दिया था। इस फिगर जो है ना, यूपी पीसीएस का बहुत फेवरेट एरिया है, फिगर वो पूछ लेता है। तो ये आप कुछ कुछ चीज़ों के तो ज़रूर ही याद रखिए। 7 जगह है। और जो उत्तर प्रदेश में है वो बेसिकली कहाँ पर टेक्सटाइल पार्क बनेगा? उत्तर प्रदेश में लखनऊ में बनेगा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सही हो गया। पहले का आंसर है ए, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अब है हमारा दूसरा क्वेश्चन।
अब जो नेशनल फिल्म अवार्ड होते हैं, नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 के लिए अनाउंस किए गए, ये बेसिकली देखिए बहुत सारे अवार्ड होते हैं, आईफा अवार्ड हो गया, ये अवार्ड वो, उनकी इतनी ज़्यादा महत्वता नहीं है। महत्वता है जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से दिए जाते हैं, 2023 के अनाउंस हुए हैं। इसमें शाहरुख खान को जो है पहली बार मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? जवान फिल्म के लिए मिला है। क्या सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान को मिला है अकेले? नहीं, साथ में एक और हैं जिनकी फिल्म थी आपके 12th फेल, विक्रांत मासे जो है, इन दोनों को जॉइंटली मिला है आपका 71st फिल्म फेयर अवार्ड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, पूछा है कौन सा करेक्ट है, तो आपके इसमें दोनों सही हैं इसमें यहाँ पर। अब मैं यहाँ नहीं कहूँगा कि कुछ स्टेटमेंट चेंज करूँगा, यहाँ मुझे बिल्कुल पता है कि दोनों सही है। अब यहाँ इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शाहरुख खान को जो है, शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए और विक्रांत मैसी के लिए 12th फेल के लिए मिला है उनको बेस्ट एक्टर अवार्ड। और ये शाहरुख खान का पहला फिल्म फेयर अवार्ड है उसके करियर में, आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। रानी मुखर्जी, ये भी बड़ा, मुझे अगर आप पूछेंगे ना इसमें, तो शाहरुख खान से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा रानी मुखर्जी का, और उनको भी ये मिला है, फर्स्ट टाइम है ये रानी मुखर्जी का भी। दिस इज़ ऑल्सो हर फर्स्ट नेशनल फिल्म अवार्ड। और मूवी कौन सी है? मूवी का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। इस फिल्म के लिए मिला है रानी मुखर्जी को, और 12th फेल के लिए मिला है विक्रांत मासे को, जवान के लिए मिला है शाहरुख खान को। तो ये इतना यहाँ पर शाहरुख खान का भी पहला है और आपका रानी मुखर्जी का भी पहला। आप विक्रांत मासे का पहला मान लेंगे क्योंकि नया एक्टर है, बहुत ज़्यादा फिल्में नहीं की हैं, तो हो सकता है नया, लेकिन आप शाहरुख खान और रानी मुखर्जी पे कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए है। और अगर बेस्ट फीचर फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म वो मिला है 12th फेल को, एंड नॉन फीचर फिल्म में, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म में मिला है फ्लावरिंग मैन को। एंड एक है यहाँ पे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री। अब देखिए बेस्ट बेस्ट तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप बेस्ट डॉक्यूमेंट्री भी देख लीजिए, वो मिला है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन को। तो यहाँ मैं एक बार इसके समराइज करूँ, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है शाहरुख खान को और विक्रांत मासे को, एंड जो बेस्ट एक्ट्रेस है वो मिला है रानी मुखर्जी को, फिल्म का नाम है मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट फीचर फिल्म जो है वो है 12th फेल, बेस्ट नॉन फीचर फिल्म जो है फ्लावरिंग मैन है, एंड बेस्ट डॉक्यूमेंट्री है गॉड, वल्चर एंड ह्यूमन। ओके, चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में, और इसमें पूछा है कि इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है, इनमें कौन सा करेक्ट नहीं है। देयर आर 1.78 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर। बेसिकली हुआ क्या, जब गवर्नमेंट एक स्कीम लेकर आई जिसका नाम था आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत के दो कंपोनेंट थे, एक था जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाना था, और दूसरा था उसमें जिसमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर को कैटर करेगा, यानी कि उसको देखेगा, जिसको हम बोल दें दूसरी लैंग्वेज में मोहल्ला क्लिनिक। और जो आपका जो इंश्योरेंस वाला फैक्टर है, प्रधानमंत्री आरोग्य बीमा योजना, वो आपका कराएगा, आपको सेकेंडरी और टर्शरी हॉस्पिटल्स में इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा आपके इलाज के लिए, जिसमें 5 लाख की लिमिट है। अब ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या किया सरकार ने, जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं जो 2.5 लाख बनाए जाने थे, उनका नाम बदल के कर दिया है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो अभी फिलहाल कितने हैं? 1.78 लाख है। अगर क्वेश्चन बनाया जाए कि क्या टारगेट को अचीव कर लिया है, अभी अचीव नहीं किया है क्योंकि वो है 2.5 लाख की लिमिट। दे प्रोवाइड 12 पैकेजेस ऑफ कॉम्प्री। ये देखिए, मतलब अब क्वेश्चन हमें बनाना था, हमने थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है, इतना ज़्यादा नहीं। हाँ, ये नंबर याद रख सकते हैं। इट इज़ ए फ्री चेकअप सर्विस इनिशिएटिव प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। बिल्कुल सही। दे ऑपरेट ओनली इन अर्बन एरिया। ये गलत है, सिर्फ अर्बन एरिया में नहीं है, ये रूरल प्लस अर्बन दोनों एरिया में है आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर। अभी हाल फिलहाल में जा रहा था तो एक जगह है करोल बाग के पास, झंडेवाला के साइड में ही मैंने एक क्लिनिक देखा था, उस पर लिखा था आयुष्मान आरोग्य मंदिर झंडेवाला मार्ग। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ डी देखिए, डी ही गलत है क्योंकि ये सिर्फ आपका अर्बन एरिया में नहीं होता है, ये आपका दोनों एरिया में कवर होता है। आइए आते हैं आपका चौथे क्वेश्चन पर। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद इसकी पिक्चर को मतलब शेयर किया था अपने ट्विटर हैंडल पर। दिव्या देशमुख जो है वो 88वीं ग्रैंड मास्टर बन जाती हैं इंडिया की। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज
करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दिव्या देशमुख इज द इंडियाज फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर। देख लेते हैं अभी, ठीक है आगे। पहला बिल्कुल सही है, दिव्या देशमुख बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द 5 वुमेन वर्ल्ड कप एंड ऑल्सो द यंगेस्ट प्लेयर टू डू सो। अब यहाँ पर जो है ना, पहला स्टेटमेंट सही है, 88 भी है, बिल्कुल सही। ये फर्स्ट इंडियन बनी है टू विन द 5 वुमेन वर्ल्ड कप, 5 वुमेन वर्ल्ड कप, ये भी बिल्कुल सही है। बट फर्स्ट वुमेन नहीं है, ये इंडिया की पहली वुमेन नहीं है क्यों ग्रैंड मास्टर जो बनी है, क्योंकि इससे पहले 3 और बन चुकी हैं, तो ये चौथी ग्रैंड मास्टर है। लेकिन 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतने वाली ये पहली बनी है। अब इस क्वेश्चन में मैं जो आपसे कहूंगा कि जो आपको कुछ और चीज देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये दिव्या देशमुख के अगेंस्ट में कौन था और किस देश से था। ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि दिव्या देशमुख के जो अगेंस्ट में थी प्लेयर, वो कौन थी और किस देश से थी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 ओनली। यहां देखते हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन। दिव्या देशमुख जो है वो 88वीं ग्रैंड मास्टर बनी है, बिल्कुल सही। और वो जो है 4th इंडियन वुमेन बनी है टू बिकम ए ग्रैंड मास्टर, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेनेशन में भी बताया था। तो इसलिए आपको ये गलत हो जाता है सेकंड स्टेटमेंट। हाँ चलिए, यहाँ नाम दे ही रखा है, इंडिया फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर इज कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी है जो इंडिया की पहली ग्रैंड मास्टर, फीमेल ग्रैंड मास्टर थी, वो है कोनेरू हम्पी। अब दिव्या क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द 5 वुमेन्स वर्ल्ड कप। शी इज नॉट ओनली द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द टूर्नामेंट बट ऑल्सो द यंगेस्ट प्लेयर। ये ना कि पहली इंडियन है जिन्होंने 5 वुमेन वर्ल्ड चेस को जीता है, बल्कि ये यंगेस्ट भी है। अब मैं आपको यहाँ से 2 टास्क देता हूँ जो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिव्या देशमुख के अगेंस्ट में कौन थी और कहाँ से थी। दूसरा ये बताना है आपको ये 5 वुमेन वर्ल्ड कप हुआ कहां पर था। तो ये 3 क्वेश्चन इसमें से आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। ऐसे ही चीजें आपको याद रहेंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कोई गुट्टी पिला दूंगा आपको चीजें याद रह जाएंगी, तो वैसे कुछ भी याद रहने वाला नहीं है। एक है भूनीर पोर्टल, भूनीर पोर्टल बनाई गई है, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी। मुझे कोई काम स्टार्ट करना है तो मुझे उस काम को स्टार्ट करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट से एनओसी लेना होता है। तो ये जो भूनीर पोर्टल है ये किसके लिए है, ये है आपका किस प्रोजेक्ट के लिए, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग प्रोजेक्ट जो है इनके लिए है, पानी ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि जो आपका पानी है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए है। तो यहाँ बी आंसर हो जाएगा, भूनीर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग। यहाँ देखो बहुत आसानी से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर के लिए या फिर जो डोमेस्टिक है घर वाला उसके लिए नहीं है, ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए है, आपका इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। आइए पढ़ते हैं आंसर इसका। भूनीर जो है एक पोर्टल है और जो प्रोवाइड कराएगी आपका एक स्मूथ मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएगी रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट इन द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग ए क्विक एंड सिंपल प्लेटफॉर्म फॉर फाइलिंग द एनओसी सर्टिफिकेट, एनओसी के लिए। और ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये बेसिकली वेयर ग्राउंड वाटर इज रेगुलेटेड बीइंग कैरिड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जो है वो ग्राउंड वाटर को मैनेज करता है ये। और यहाँ भूनीर पोर्टल हो गया एक दो चीज, और ये किसके लिए कराएगा, आपका इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स के लिए। और जरा एक सेकेंड में पानी, एक सेकेंड के लिए। सीओडी, हाँ हेलो जी। हाँ तो वो हमने भूनीर पोर्टल देख लिया। अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या देखना है, हाउ मेनी मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब्स वर रिसेंटली। अब ये कई बार जो ना वो पूछ लेता है जैसे कि कितने रेलवे स्टेशन पर जो रिनोवेशन के लिए या कुछ कुछ ऐसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको कहा गया है ये फूड जो FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने
एक मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब को बनाया है, और वो कितनी की है, उसने 305 लॉन्च की है। अब यहाँ क्वेश्चन है, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड हेल्थ के अंडर ये आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आती है। फसाई ने सेटअप 305 मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब अक्रॉस द कंट्री टू प्रमोट द फूड सेफ्टी एंड अवेयरनेस। दिस मूव इज इंपॉर्टेंट टुवर्ड इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रीट फूड एंड अदर फूड आइटम्स। फसाई इन्फोर्सेज स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग, हाइजीन स्टैंडर्ड एंड एनुअल इंस्पेक्शन टू इंश्योर द फूड सेफ्टी। अभी आपने हाल फिलहाल देखा होगा एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट जो था आपका मोहाली में, वहाँ क्या हुआ कि जब उसकी किचन को देखा गया तो वहाँ आपको सड़ी हुई सब्जियां मिली, और इवन जो सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात थी, वो वहाँ उनके फ्रिज में कुत्ते का सर भी मिला था। तो आप देखिए कि किस तरह से जो इंसान है, आम इंसान की हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इसकी पूरी जिम्मेदारी है फसाई की। मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से कहूँगा कि जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो बहुत जिम्मेदारी से काम नहीं कर रही है। अदरवाइज आप देखें, आप जो ना अभी मार्केट में चले जाइए, आप स्ट्रीट फूड में जो ऑयल यूज हो रहा है, वो ऐसा यूज हो रहा है कि जैसे कि वो लुब्रिकेंट हो, मतलब ऑयल नहीं है, जैसे लुब्रिकेंट हो, काला तेल, उसी को उबाल उबाल के उसमें वो समोसे चिकन फ्राई ये सब बनाकर वो दे रहे हैं। और फसाई मतलब ये दिल्ली में हो रहा है, बाकी तो मैं और जगह की तो बात ही छोड़ दूं। What type of initiative is the Automatic Mission Plan 2047? AMP ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2047 ये किससे जुड़ा हुआ है? ये है बेसिकली इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। ऑटोमेटिक मिशन प्लान 2047 इज एन इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव सपोर्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये बेसिकली क्या है? ये एक प्राइवेट प्लान है, ओके। और ये है कि जो आपका ऑटोमेटिव यानी कि जो व्हीकल्स रिलेटेड सेक्टर है इंडिया का, उसको ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बनाना है। बस इतना है। गवर्नमेंट की ऑब्वियसली इसमें सपोर्ट है। तो ये गवर्नमेंट लेड नहीं है, प्राइवेट लेड, इंडस्ट्री लेड इनिशिएटिव है। और यहाँ के इंडिया के जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री है उसको कॉम्पिटिटिव बनाना है इसके तहत। यही इसमें यहाँ पूरी कहानी दी हुई है। हाँ, एक है मिशन सुदर्शन चक्र। मिशन सुदर्शन चक्र जो है, अभी आपने हाल फिलहाल पढ़ा होगा सुदर्शन के बारे में। तो ये है जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका, यानी कि सुदर्शन चक्र जो आप जब देखते थे, तो सुदर्शन क्या होता था? अगर किसी ने सामने से अटैक किया तो ये सुदर्शन होता था और जाके उसको काट देता था, यानी कि हमले को खत्म कर देना। इसी तरह से है जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उसमें क्या है? ये जैसे आपकी कंट्री है, यहाँ पर वो सिस्टम लगा हुआ है। ये क्या करेगा? रडार के थ्रू ट्रैक करेगा, और अगर कोई मिसाइल आपके ऊपर अटैक कर रही है तो रडार इसको यहीं पकड़ लेगी और इसको खत्म कर देगी। जो आपने देखा होगा S-400 यहाँ जो ये दिखाता है 400, ये दिखाता है 400 किलोमीटर तक की रेंज में ये अपने जो अटैक है जिस चीज से हो रहा है उसको पकड़ सकता है और उसको वहीं पे न्यूट्रलाइज कर देगा। अब न्यूट्रलाइज कैसे करेगा? ऐसा नहीं है, ऐसे पकड़ लेगा। उधर से मिसाइल आ रही है, ये इधर से मिसाइल छोड़ेगा, ट्रैक करेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं ट्रैकिंग, एंड उसको लॉक कर लेना। जो टारगेट है उसको लॉक कर लिया, यहां पर जैसे इसको पकड़ा, अब ये ऐसा ऐसा चल रहा है, इसने ट्रैक किया, अब ये भी इसका मूवमेंट इसी तरह से साथ साथ चलता रहेगा। ये ट्रैक कर रहा है, लॉक कर लिया उसकी पोजीशन को और जाकर उस पर अटैक कर देगा। जो आपने देखा होगा जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो से पाकिस्तान की कुछ मिसाइल आई थी इंडिया में, उनको किस तरह से ट्रैक करके खत्म किया गया, चाहे तो सुदर्शन चक्र के द्वारा, चाहे आकाश तीर के द्वारा। तो ये आपने चीजें देखी होंगी। तो ये स्ट्रेटेजिक डिफेंस है, और इसमें क्या है, इंडिया के और भी एरियाज को कवर किया जाएगा। तो यहां देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और मिशन सुदर्शन चक्र जो है, ये स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस है बेसिकली, उसको हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। एंड जो बाकी सारी कहानी है ना, यहाँ वही है। बाय 2035 तक क्या है, ऑल पब्लिक प्लेसेस विल बी सिक्योर्ड बाय एन एक्सपेंडेड नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। अब आप जो है ना कई बार चीजें पढ़ते होंगे, एक पढ़ेंगे आप आयरन डोम जो है ये इजराइल का है। इसी तरह से आप एक पढ़ेंगे थाड़, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एंटी डिफेंस सिस्टम थाड़, ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, ये है आपका यूएसए का। S-400 जो है, S-400 ये है आपका रशिया का।
और आपको अगर मैं बताऊं, जो चाइना का है उस वो मिसाइल तो यूज़ करता है PL-15 कुछ है, मुझे उसका एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा अभी, है ना। अब यहाँ पर एक तो आयरन डोम है। अब अमेरिका ने कहा है कि हम आयरन डोम की ही तर्ज पर एक चीज बनाएंगे जिसका नाम है गोल्डन गोल्डन डोम। गोल्डन डोम ये जो होगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होगा, और इसको उसने कहा है ट्रंप ने कि हम 2029 तक इसको बना लेंगे। तो आयरन डोम किसका है? इजराइल का। इसी तरह से एक है सी डोम। क्या है? सी डोम। वो भी आप देखेंगे, वो मुझे आप कमेंट करके बताएंगे किसका है। आयरन डोम थार्ड S-400। कहीं कहीं आप देखेंगे S-400 के आगे टी लिखा रहेगा या ट्रायम्फ लिखा रहेगा, वो भी आपका यूएस रशिया का ही है। और रशिया इसको कई सारे देशों को बेच चुका है, जैसे कि आपका इंडिया को दिया, और भी कई सारी कंट्रीज को वो बेच चुका है। देखो क्या होता है, लड़ाई होती है, लड़ाई में लोग, आम इंसान, जनता मारी जाती है, और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं उनके मजे आते हैं क्योंकि उनकी डिफेंस इंडस्ट्री चलती है। आपको अगर पता हो, जो यूएस और अफगानिस्तान वॉर हुआ है उसमें लगभग 4 ट्रिलियन, इंडिया की इकोनॉमी कितनी है आज के टाइम में? 4.19 ट्रिलियन, और उसमें लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर खर्च हुए। और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकला? अमेरिका ने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ तालिबान, वन इज गुड तालिबान, वन इज बैड तालिबान। और वो बैड तालिबान से लड़ते लड़ते अल्टीमेटली गुड तालिबान के हाथ में अपनी सत्ता को सौंप कर, मतलब उनसे कहा कि आप इसको चलाइए अफगानिस्तान को, और वो छोड़कर लिटरली वहां से भाग गए। अभी हाल फिलहाल एक न्यूज आई है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि वो जो एयरबेस है, उस एयरबेस का आप मुझे नाम बताएंगे, और वो एयरबेस जो है उसने कहा है कि आप वो रिटर्न कर दीजिए। तो ये हो गया यहाँ की बस ये कहानी। अब देखो, कहानी सुनानी मुझे अच्छी लगती है, इसलिए कहानी बता देता हूँ, क्योंकि कहानी से कुछ चीज़ें याद भी रह जाती हैं। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। ओके, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है इंडिया का, अब इंडिया ने भी, जैसे मैंने आपको नाम बताया था, आयरन डोम, सी डोम, गोल्डन डोम या S-400, इसी तरह से इंडिया का भी है AAD, अश्विन एयर एडवांस एयर डिफेंस एंड प्रत्युष एयर डिफेंस सिस्टम, AAD एंड PAD। इसको आकाश तीर अभी हम आगे देख लेंगे। तो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम जो है, ये बनाया है किसने? इसरो ने। ये आपका पहला स्टेटमेंट है जो कि गलत है, क्योंकि ये इसको इसरो ने नहीं बनाया है, इसको बनाया है DRDO ने। किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब देखते हैं हम अगला स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट है इधर, अगला स्टेटमेंट है द सिस्टम इज डिजाइन ओनली टू डिफेंड अगेंस्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल। ये गलत है, क्योंकि ओनली लॉन्ग रेंज नहीं, अगर शॉर्ट रेंज मिसाइल भी है या कुछ ड्रोन भी है या और भी चीज़ है तो उसके भी अगेंस्ट है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाता है। इट हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड ऑफ द उड़ीसा कोस्ट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये दिया गया है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा स्टेटमेंट पूछा जाएगा कि इतना डेप्थ में जाके कि उसको टेस्ट कहाँ किया गया है। बस ठीक है, हाँ, आपकी तैयारी करा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा डर फील कर सके। और तो ये है, यही स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है। मैंने आपको बताया क्यों गलत है, क्योंकि DRDO ने बनाया है, और यहाँ ये सिर्फ शॉर्ट रेंज के लिए नहीं, मीडियम लॉन्ग रेंज के लिए नहीं, मीडियम शॉर्ट रेंज सभी के लिए है ये, और इसको उड़ीसा के वहां पर ही टेस्ट किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा C। चलते हैं अगले पे, पेरितो मोरेनो ग्लेशियर। पेरितो मोरेनो ग्लेशियर जो है, इसके बारे में, और ये जो है आपका दिस ग्लेशियर इज लोकेटेड इन लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कहाँ? अर्जेंटीना में। इट वॉज लॉन्ग कंसिडर्ड वन ऑफ द स्टेबल ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर इन द वर्ल्ड। इसमें जो पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इसमें सही होगा आपका 1 and 2। जो तीसरा है आपका इट इज द थर्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वॉयर इन द वर्ल्ड। देखिए, मैं सीरियसली बोलूँ तो मैंने ये वाला क्वेश्चन ठीक से प्रिपेयर नहीं किया था, पता नहीं क्यों, है ना। यहाँ मुझे कहीं ना कहीं वो नेपाल वाला जो ग्लेशियर है, मैंने जब इसको देखा था तो मैं ठीक से इसको नहीं देख पाया। मैं अभी थोड़ी देर में इसको करेक्ट करता हूँ, तो इसको हम छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये भी कह सकते हो कि इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब नहीं है, उससे मैच कर रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है कि मैं इसको नहीं कर पाया, लेकिन हाँ, बी रिलैक्स, मैं इसको कराऊंगा। अब है
द फाउंडेशन ऑफ द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP जो है न्यूज में, वो किसका है? RCEP जो है बेसिकली वो है किसका? एशियान का है। किसका है? एशियान जो कंट्रीज हैं इनका है। क्या इंडिया इसका मेंबर है? देखो, जब स्टार्टिंग में बातचीत हो रही थी तो उस टाइम में इंडिया इसका मेंबर था, बातचीत में था, लेकिन जब बात रेटिफिकेशन की आई तो इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया। और बैक ऑफ बेसिकली किया किस वजह से? कि जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, खास करके MSMEs या डेयरी इंडस्ट्री है, वो बहुत इंपैक्ट होती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो आपका ये आता जो प्रोडक्ट्स आते, डेयरी प्रोडक्ट्स, उससे यहाँ के जो आपके जो किसान हैं उन पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता, और दूसरा जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं MSMEs की, उन पर बहुत असर पड़ता। इसलिए इंडिया ने इससे बैक ऑफ कर लिया। और इसको ऐसा भी माना जा रहा था कि चाइना इसको यूज करता डंप करने के लिए इंडिया में, क्योंकि फिर उसको कोई टैरिफ उस पर नहीं लगा सकते थे, क्योंकि चाइना भी इसका मेंबर है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, और ये एशियान के द्वारा। अब एशियान में कितनी कंट्री हैं? बेसिकली यहाँ है आपकी 10 कंट्री हैं, 10 कंट्री। अब इसको बहुत सारे तरीके हैं लोगों को याद करने के। पहले 5 थी, ST बहुत इंपॉर्टेंट है, ST इंपॉर्टेंट, CLMVB, यानी ये 5 ने पहले बनाया था। सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, फिर कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ब्रुनई, ये बाद में ऐड हुए, ये बन गए 10। इसी तरह से अगर आप देखें सार्क में है, सार्क में 8 कंट्री है, 8 है। MBBS प्लस पानी, MBBS पानी, पेन है, MBBS बहुत पेनफुल है, तो इसमें 8 कंट्री है। SCO में अभी कितनी है? 10 है या 11 है, ये मुझे बताएंगे। क्या बेलारूस लेटेस्ट कंट्री है? ये भी आप मुझे येस और नो कंफर्म करके बताएंगे SCO के बारे में। SCO की लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई है? चाइना में हुई है, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, और जो इसकी ब्राजील की लेटेस्ट मीटिंग है वो कहाँ पर हुई है? ब्राजील की लेटेस्ट, G20 की लेटेस्ट मीटिंग कहाँ हुई है? वो तो 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है, ये स्कीम है और उसके ऑब्जेक्टिव पूछा है। PM कुसुम। कुसुम जो है बेसिकली वो है आपका जो किसान हैं उनको सोलर पंप प्रोवाइड कराने की, यानी कि आप अपने खेत में सोलर पंप लगाइए, उससे पानी निकालिए और उस पानी को यूज कीजिए। तो ये है PM कुसुम जो है प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी इन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही। PM सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम, ये है आपका। देखो, जब घर से है तो आप यहाँ पे रूफटॉप हाउस वाला ये आप लगा ही सकते थे, तो B का हो जाएगा 3। सोलर पार्क जो है, पार्क ऑब्वियसली बड़ा है, प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर लार्ज स्केल सोलर प्रोजेक्ट, तो C का हो जाएगा 4। एंड नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम प्रोमोटिंग एनर्जी फ्रॉम वेस्ट बायोमास एंड बायोगैस फॉर पावर जनरेशन, तो D का हो जाएगा 1। ये बहुत ही ईजी सा है, इसमें आप एक बार देख लीजिएगा। बिटवीन विच कंट्रीज वॉज द स्लीनेक्स। स्लीनेक्स जो है वो किस किस कंट्री के बीच में हुआ है? 2025 में एक नेवल एक्सरसाइज है। स्लीनेक्स जो है ये बेसिकली है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या है? स्लीनेक्स है। इसी तरह से एक है सिम्बैक्स। सिम्बैक्स है इंडिया एंड सिंगापुर में। इंडिया और सिंगापुर की जो नेवी है वो है सिम्बैक्स, और इंडिया और सिंगापुर की जो आर्मी है उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र, उसके बारे में बहुत चांस है कि वो पूछी जा सकती है, क्योंकि इस बार नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र और हुई है जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया फर्स्ट द स्टेट्स फर्स्ट एंड द कंट्रीज सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन सेट अप इन खानिमपुर विलेज ऑफ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश। देखो, जो आपका आया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इंडिया का हो गया, इसी तरह से उत्तर प्रदेश भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लेकर आया। नेशनल का जो टारगेट है वो है 5 मिलियन मैट्रिक टन पर ईयर डेवलप करना, और यूपी का है 1 मिलियन मैट्रिक टन। उसमें क्या सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन है? नहीं, ग्रीन अमोनिया भी है। तो 2 चीजें हैं, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, और इसके लिए 2 आपके प्लांट लग चुके हैं। पहला प्लांट लगा है
कांदला जो कि है गुजरात में, और दूसरा प्लांट लगा है खानिमपुर। अब देखो यहाँ तो ऑब्वियसली विलेज भी दे दिया क्योंकि यूपी का है, बाकी आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो पहला बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश है सेटअप ए टारगेट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू 1 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम बाय 2028। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये उस पॉलिसी के तहत है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो गए। चलिए चलते हैं तीसरे अगले क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी आता है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये पहली बात तो 2015 में बना था। 2015 में क्या हुआ था? 2015 में COP21 हुई थी। COP21 कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी। पेरिस कहाँ है? फ्रांस में है। पेरिस किस नदी पर है? सीन रिवर पर है। ये कई बार पूछा गया है। सीन रिवर पर पेरिस है और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। अब यहाँ क्या हुआ? इंडिया और फ्रांस मिलकर आया और इन्होंने कहा कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं। बेसिकली इंडिया लेड इनिशिएटिव है ये, फ्रांस को साथ में जोड़ा गया और कहा गया कि हम $1 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, मतलब इकट्ठा करेंगे लोगों को इस तरह से, ताकि सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। तो बिल्कुल सही दो ये स्टेटमेंट है। इंडिया एंड जर्मनी आर दी फाउंडिंग मेंबर, गलत। इंडिया एंड फ्रांस दी फाउंडिंग मेंबर है और ये भी गलत है। तो यहां पर आपका पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट 2 and 3, इनकरेक्ट 2 and 3। पहला, मोल्डोवा एंड अंगोला आर द लेटेस्ट मेंबर कंट्रीज। आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप मुझे बताएंगे इसमें लेटेस्ट स्ट्रेंथ कितनी है। लेटेस्ट स्ट्रेंथ कितनी है? पहले इसके बारे में ये था कि ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, इसके बीच की ही कंट्री इसको ज्वाइन कर सकती है। पहले ऐसा था, लेकिन अब इससे ऊपर की भी कंट्री ज्वाइन कर सकती हैं, इससे नीचे की भी ज्वाइन कर सकती है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा कैच है उसमें, वो ये कि इसके जो ऊपर वाली होंगी ना वो सिर्फ ज्वाइन करेंगी, उनके पास वोटिंग पावर नहीं रहेगी। जो इसके बीच वाली है उनके पास वोटिंग पावर रहेगी। मुझे यहां पर एक छोटी सी डाउट होती है कि फ्रांस के पास क्या है। तो फ्रांस फाउंडिंग मेंबर है, उसके पास वोटिंग पावर है, फ्रांस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर आता है। ओके, तो आप ये देख लेना, ये शायद ही आपको कहीं देखने के लिए मिले। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ट्रायल रन हुआ है इंडिया ही नहीं एशिया की लॉन्गेस्ट फ्राइट ट्रेन, यानी कि जो मालवाहक गाड़ी होती है उसका आपका हुआ है ट्रायल। पहला क्वेश्चन, ट्रायल हुआ है, उसका नाम क्या है? पहला नाम है उसका रुद्राष्ट्रा। दूसरा क्वेश्चन, कितनी लंबाई है? लंबाई है उसकी 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर लंबाई है। और इतना ही नहीं, उसमें क्या है, एक और क्वेश्चन, 354 उसमें डब्बे हैं और 7 उसमें इंजन है। 354 डब्बे और 7 इंजन है उसमें। और एक चीज ये क्या है, कहां से कहां तक गई है? गंज ख्वाजा रेलवे स्टेशन इन चंदौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टू गरवा इन झारखंड। चंदौली जो उत्तर प्रदेश में है वहां से गरवा जो झारखंड है वहां तक गई है। मैं ये कहूंगा वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रुद्राष्ट्रा फ्रेट ट्रेन लॉन्गेस्ट ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑफ एशिया, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कहां से कहां तक चली? आपका चंदौली उत्तर प्रदेश से गरवा झारखंड, 2 क्वेश्चन। तीसरा, उसकी लंबाई कितनी थी? 4.5 किलोमीटर। उसमें डब्बे कितने थे? 354। उसके इंजन कितने थे? 7। तो इतना आप देख लीजिए, आंसर आप खुद लगाते रहिए, बाकी मेरा काम है आपको कहानी बताने का। बाकी आप और कुछ चीज। 12th edition of Asia Hockey Cup 2015 is being held in which state, which is the first time for India to host an international। या क्वेश्चन कीजिए ना, थोड़ा सा फ्रेमिंग का इशू है, थोड़ा सा फ्रेमिंग का। यहाँ इंडिया नहीं, फर्स्ट टाइम इन दी विच स्टेट, तो किस स्टेट ने पहली बार इतना बड़ा या इंटरनेशनल इवेंट किया है? तो वो स्टेट का नाम है आपका बिहार, उस स्टेट का नाम है बिहार। देखो उड़ीसा में तो कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप भी हुआ था, तो आप वैसे ही याद रख लेते कि कुछ टाइम पहले वर्ल्ड कप हुआ था। हरियाणा, पंजाब तो आप पहले से जानते ही हैं। तो बिहार बिहार ऐसा है जहां पहली बार हुआ है। और बिहार में ही अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे। बिहार की 5 शहरों में और दिल्ली में हुआ था शूटिंग रेंज के लिए। तो वो आपका अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स वहां पर हुए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ज्ञान भारतम मिशन इज ए फ्लैगशिप इनिशिएटिव अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, देख लिया। दिस मिशन इज एम्स टू डिजिटाइज मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स इन द नेक्स्ट 5 years। अब यहां जो पूछा है, इसने पूछा है कि करेक्ट कौन सा है। अब यहां गलत क्या है? गलत है यहां पर, ये गलत क्या है? गलत है यहां पर
जो मुझे याद आया है, ये एजुकेशन का नहीं है, ये जो है ना, जो आपके जो लिटरेरी सोर्सेज हैं, जो लिटरेचर हैं, उनको डिजिटाइज करना है दो वजह से। एक तो ये कि उनका प्रोटेक्शन हो सके, दूसरा ये कि उनको लार्जर ऑडियंस तक पहुंचाया जा सके। जब कोई चीज डिजिटल हो जाती है तो उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा बिल्कुल सही है। पहला जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, तो इसलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बी ओनली। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एज पर द पॉलिसी इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट ऑफ सिक्किम हाउ लॉन्ग लीव। अभी क्या हुआ है, जैसे आपको लॉन्ग लीव की पॉलिसी की है, किस स्टेट ने की है, सिक्किम ने की है। तो बस यहां ये है इसका, सिक्किम ने लॉन्ग लीव की पॉलिसी इंप्लीमेंट की है और उसकी जो ड्यूरेशन है 1 साल से लेके मैक्सिमम 3 साल तक वो हो सकती है, ताकि आप करियर के बीच में अपना कुछ पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। स्टेट में नहीं है, सेंट्रल लेवल पे ये पॉलिसी ऑलरेडी है। बहुत सारे हमारे जानने वाले, बहुत सारे तो नहीं, 1-2 जानने वाले हैं जो हार्वर्ड गए हैं आपका इस पॉलिसी को यूज करते हुए वहां पढ़ने के लिए। बाकी हम सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो इस चीज को लेते हैं, जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस को बढ़ाने के लिए। तो ये हो गया। और जो 20 है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द मैन हु फेड इंडिया। द मैन हु फेड इंडिया, ये स्वामीनाथन के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि एम एस स्वामीनाथन कौन है, जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक हैं। और इसको लिखा है किसने, प्रियंबदा जयकुमार। प्रियंबदा जयकुमार ने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रियंबदा जयकुमार जिसने लिखा है, किताब का नाम है द मैन हु फेड इंडिया। किसके बारे में है, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन किससे, ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े हुए हैं। और इनके साथ एक और थे नॉर्मन बोरलो, उनको भी मतलब उनको बुक नहीं, वो उनका नाम है, बस बुक है एम एस स्वामीनाथन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21, बस थोड़ी सी देर और खत्म होने वाला है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के बारे में है। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आप पहला पढ़ेंगे, पहला ही पढ़ते आप गलत कर देंगे, क्योंकि यहां पे लिखा है मैजिशियन ऑफ फुटबॉल। वो मैजिशियन थे किसके, आपके हॉकी के। उनको कहा जाता था, ऐसे कहा जाता था, कुछ लोगों का कहना था मेजर ध्यानचंद की जो हॉकी है उसके अंदर मैग्नेट है और वो मैग्नेट जो है बॉल को चिपका के रखती है, इसलिए उनकी हॉकी पे एक बार जो बॉल पहुंच गई फिर वो छुटती ही नहीं है उनसे। तो ये जो हो गया। और उनका जो जन्मदिन है उसको नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पर मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। फुटबॉल नहीं, हॉकी है। थीम ऑफ 29 अगस्त 2025, 1 आवर ऑन द फील्ड ऑफ प्ले। 1 घंटा आपके फील्ड पर आपको जाना है आपकी सेहत के लिए। और अब इसी से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं उनका जन्मदिन कब था, 29 अगस्त को था। इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर है, क्या है, मेजर ध्यानचंद। पहले इसी का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अब है इसका नाम क्या, मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद बर्थ प्लेस इज प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही, पहला ही गलत है क्योंकि फुटबॉल नहीं, हॉकी के लिए बहुत ही हलवा सा क्वेश्चन है। अब इसमें एक चीज मैं आपको बस बताना चाहता हूं, वो ये कि मेजर ध्यानचंद जो अवार्ड है इस बार 4 लोगों को दिया गया है। वो हम अवार्ड वाली कैटेगरी में देखेंगे, आपको इतना टाइम मिले तो आप भी उसको देख सकते हो। ये है आपका महानदी वाटर डिस्प्यूट जो है उसके बारे में, महानदी वाटर डिस्प्यूट। और इसमें क्या है, द वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। बिल्कुल सही, महानदी का जो डिस्प्यूट है किस किस के बीच में, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में है। महानदी ओरिजिनेट फ्रॉम सिन्हवा माउंटेन ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल गलत, ये मध्य प्रदेश में नहीं, ये छत्तीसगढ़ में ओरिजिन है इसका। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में ओरिजिन है, इसलिए ये गलत है। महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल was constituted under the Interstate River Water Dispute Act 1956। जो ट्रिब्यूनल बनती है वो किसके तहत बनती है, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट। आर्टिकल 262 कहता है कि अगर कोई इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है तो उसका जो इशू है, उसके लिए जो कानून है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगी। और पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया और इसी के अंदर ट्रिब्यूनल बनते हैं। अब मुझे ट्रिब्यूनल से जुड़े हुए आप क्वेश्चन बताइए, ट्रिब्यूनल्स जो है वो किस अमेंडमेंट से और किस आर्टिकल के तहत ऐड किए गए थे, किस अमेंडमेंट से और किस आर्टिकल में है, किस पार्ट में है, ये भी बता देंगे तो बहुत अच्छा है। आंसर हो जाएगा 1 और 3। बी इसलिए गलत है, ये जो स्टेटमेंट 2 है वो इसलिए गलत है क्योंकि मध्य प्रदेश में ओरिजिन नहीं है, छत्तीसगढ़ में ही ओरिजिन है। एशियाटिक लाइन के बारे में है। इन द ईयर 2025 नेशनल सेलिब्रेशन ऑफ वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे कहाँ बनाया गया, बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बड़दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कहाँ है, गुजरात में। गुजरात में ही गिर है, गिर इसका पहला
इकलौता घर था। अब क्या हुआ कि इसकी जो जो जनता है, जो इसकी पॉपुलेशन है वहीं पर है बहुत ज्यादा। अब ये माना गया कि मान लीजिए कोई एक ऐसी जेनेटिक बीमारी हो गई, अगर वो स्प्रेड हो गई एक से दूसरे में, तो सब की सब पॉपुलेशन वाइप आउट हो जाएगी। तो उसमें डाइवर्सिटी लाने के लिए ये किया गया कि एक दूसरी वाइल्ड लाइफ है बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां पर भी उसको या इसको भी रिलोकेशन की बात हो रही है कि रिलोकेट किया जाए। और ये कौन सा 16th सेंसस है, कौन सा सेंसस है, 16 सेंसस है। और इसमें नंबर कितना है, 891। एशियाटिक लायंस आर लार्जर एंड हेवियर देन अफ्रीकन। देखिए नॉर्मली आप देखें अफ्रीकन जो है ना वो हमसे बड़े हैं। वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि वहां की जो क्लाइमेट है ना, जो ज्योग्राफी है उसकी वजह से। तो आप एक रूल पढ़ेंगे, और मैं अभी बस आपको हिंट दूंगा, आगे उसमें QRS में रिवाइज कराऊंगा। एलेंस रूल एंड बर्गमैन्स रूल, ये जो दो रूल हैं ये डिफाइन करते हैं। तो वहां का चाहे हाथी हो, चाहे वहां का आदमी हो, चाहे वहां का ये जानवर हो, तो वो हमसे ज्यादा हैवी है, लार्जर है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला और दूसरा ही सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। रिसेंटली एसएनपी ने एसएनपी जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी, उसने 18 साल बाद, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये कि उसने 18 साल बाद इंडिया की रेटिंग को चेंज किया है। और कहां से कहां चेंज किया है, BBB माइनस, BBB माइनस से BBB किया है, BBB माइनस से BBB पर किया है। अब इससे होता क्या है, जब आपकी रेटिंग अच्छी होगी, ऑब्वियसली जैसा कि आपका एक सिबिल स्कोर होता है आप इंडिविजुअल, मेरा सिबिल स्कोर अच्छा है तो मुझे बैंक से लोन आसानी से मिल जाएगा, लोग मेरे पे ट्रस्ट करेंगे, कोई मुझे आसानी से लोन देगा, मैं कुछ चीज़ खरीदना चाहूंगा तो मेरा लोन आसानी से सैंक्शन हो जाएगा। तो वो हमारी रेटिंग बताते हैं। इसी तरह से ये है कंट्री की रेटिंग, और ये कौन देता है, एसएनपी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी। क्या सिर्फ एसएनपी देता है, बिल्कुल गलत, और भी कई सारी एजेंसी हैं, लेकिन एसएनपी का भी बहुत मतलब बहुत वाइडली एक्सेप्टेड है, बहुत रेस्पेक्टेबल है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, थोड़ा सा ही बचा है। आदिवानी जो है, आदिवानी इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। अब देखो आदि जो है ना, बेसिकली वो आदि जो आदि माने यानी ट्राइबल से जोड़कर किया है, आपके आदिवासी, और वाणी मीन्स लैंग्वेज। तो यानी कि ये AI बेस्ड है लैंग्वेज कन्वर्जन के लिए। द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इज लॉन्चिंग द बीटा वर्जन ऑफ, बेटा होता है बेसिकली टेस्टिंग, जो कोई टेस्टिंग वर्जन होता है ना जिसपे टेस्ट किया जाए उसको बोलते हैं बेटा वर्जन ऑफ आदिवानी, इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ट्रांसलेटर फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस, डेवलप अंडर द बैनर ऑफ ट्राइब प्राइड इंडिया। वैसे बस इतना, इससे ज्यादा और कहानी याद नहीं, बस ये कि आदिवानी कौन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल, और ये AI बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब इसी तरह से अगर मैंने ये तो बता दिया, अब AI भाषा बता दीजिए, AI भाषा क्या है और कहां पर यूज हो रहा है और किसने डेवलप किया है। AI भाषा कहां पर यूज हो रहा है, किसने डेवलप किया है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अब है UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव प्राइज 2025, UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव प्राइज, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 26। यहां पर है द अवार्ड वॉज गिवन टू बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। बेबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उसको दिया गया है UNDP इक्वेटर इनिशिएटिव प्राइज 2025, बिल्कुल सही। दूसरा है द ग्रुप was given this honor for its innovative environment। ये बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन या कम्युनिटी डेवलपमेंट वर्क जो होता है उसके लिए ही ये अवार्ड दिया जाता है, और ये UNDP इक्वेटर इनोवेटिव प्राइज। और ये जो है बीबी फातिमा, ये कहाँ है, ये है आपका मेरे ख्याल से कर्नाटका में है। मैं देख लेता हूँ, मैंने शायद कहीं इसको देखा हो या कहीं से लिखा हो, तो देखता हूँ कहाँ पर है। इक्वेटर हर 2 साल में दिया जाता है, हाँ कर्नाटका इंडिया की है। UNDP इसको देता है, UNDP गिव्स द इक्वेटर अवार्ड, हर 2 साल में देता है। और ये कहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा था किसी लड़की को कोई अवार्ड मिला था, वो कहाँ की है। इसी तरह से बीबी फातिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका की हैं, इनको मिला है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। हु वॉन द मिस टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स इंडिया, मिस यूनिवर्स इंडिया का टाइटल किसको मिला है इस बार, वो मिला है आपका मनिका विश्वकर्मा को। और मनिका विश्वकर्मा, ये इवेंट हुआ कहाँ था, जयपुर में हुआ था। और ये भी कहाँ की है, ये भी आपके राजस्थान की है, लेकिन राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है वो मैंने लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ, शायद मैंने लिखा था, हाँ राजस्थान, बस इतना ही लिखा, राजस्थान से है। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैंने भी नहीं देखने का सोचा, क्यों ही देखूं, क्योंकि राजस्थान PCS का पेपर थोड़ी ना दे रहे हैं। और ये जो इवेंट होगा मिस यूनिवर्स 2025 इवेंट, ये होगा आपका कहाँ,
थाईलैंड में होगा, थाईलैंड में होगा ये। तो बस इतना ही इसमें। इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। यहां है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिसेंट टैरिफ हाइक ऑन इंडियन इंपोर्ट बाय डोनाल्ड ट्रंप ने आपके टैरिफ रेज कर दिए हैं 25% से 50%। बिल्कुल सही। टैरिफ इंक्रीज विल अप्लाई टू ऑल गुड्स। देखिए ये गलत है, जहां भी आपको आ जाए ना ऑल, नन, एब्सोल्युटली, ओनली, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए करें, ऑल पे नहीं हो सकता, तो ये गलत है। गुड्स ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज ऑलवेज इन ए ट्रेड सरप्लस सिचुएशन फॉर अमेरिका। बिल्कुल गलत। इंडिया का सरप्लस है, और सरप्लस भी कितना है, लगभग अगर लगभग क्या बिल्कुल एग्जैक्ट बोलूं 40.1 बिलियन डॉलर है। 2025 का ये डेटा है, 40.1 बिलियन इंडिया के फेवर में है। तो इंडिया का सरप्लस है। तो यहां जो इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर, इसने पूछा है करेक्ट, तो ओनली वन इज करेक्ट। ओके, क्योंकि ना तो ऑल गुड्स पर है और ना ही यूएसए सरप्लस है, इंडिया सरप्लस है इसमें। आपका क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। INS उदयगिरी एंड INS हिमगिरी वर साइमल्टेनियसली इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी ऑन विच प्रोडक्ट इज पार्ट ऑफ। अब यहाँ जो है ना, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, कुछ प्रोजेक्ट हैं बेसिकली जो चल रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A, प्रोजेक्ट 17, 17A, प्रोजेक्ट 28, प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं, आप लिख लीजिए इसको। जो प्रोजेक्ट 15 है वो स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के लिए है। किसके लिए? स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के लिए है। प्रोजेक्ट 17 एंड 17A जो है वो स्टेल्थ फ्रिगेट्स के लिए है, प्रोजेक्ट 28 जो है वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए है, और जो 75 है वो है सबमरीन, और 75I जो है वो इंडिजीनियस सबमरीन के लिए है। इंडिजीनियस सबमरीन 75 जो है स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए है, स्कॉर्पियन। इस वाला जो पोर्शन जो मैंने पिछले 1 मिनट में बोला है, इसको रिवाइज कीजिए, पीछे जाइए, दोबारा से देखिए, फिर पीछे जाइए, लिखिए, दोबारा से देखिए, ऐसे ही याद होगा। तो इसमें जो है ये प्रोजेक्ट 17 के अंदर है। अब जब 17A के अंदर है तो इसका क्या मतलब है, ये फ्रिगेट है। तो यहां देखिए INS उदयगिरी एंड हिमगिरी आर द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टेल्थ फ्रिगेट, नीलगिरी क्लास। अब इतने इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये आपको 2 चीजें ये याद रखनी चाहिए। जो मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड है ये कहाँ है, मुंबई में है, और एक है इसी तरह से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, ये है आपका कहाँ, कोलकाता में, और एक है चेन्नई में। जो चेन्नई वाला है उसका आप नाम मुझे बताएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगले और आखिरी क्वेश्चन पर। आखिरी है स्मार्ट सिटी इंडेक्स। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ज्यूरिक रिटेन्ड इट्स फर्स्ट रैंक व्हाइल ओस्लो इज द सेकंड एंड जेनेवा इज द थर्ड। ज्यूरिक कहां पर है? ज्यूरिक है आपका स्विट्जरलैंड में। बहुत ही खूबसूरत जगह है। जब मैं जॉब करता था तो मुझे एक ऑप्शन था ज्यूरिक जाने का, घूमने का, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा वो ऑप्शन छूट गया, बात ही छूट गई, ऑप्शन जो भी छूट गई, ऑप्शन भी छूट गया। तो ज्यूरिक बहुत खूबसूरत, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्लास में बताया था ना, जेड जो है, जेड नहीं होता, जी होता है, जी मीन ज्यूरिक जो है, हम वहाँ नहीं जा पाए। और ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ज्यूरिक सही। दूसरे नंबर पे ओस्लो, ओस्लो कैपिटल है नॉर्वे की। और ये तीसरा है जेनेवा, जेनेवा इज ऑल्सो इन स्विट्जरलैंड। दुबई हैज मूव्ड अप फ्रॉम 12th पोजीशन टू 4th पोजीशन, बिल्कुल सही। अबू धाबी हैज मूव्ड फ्रॉम 10th टू 5th पोजीशन, बिल्कुल सही। और जो लास्ट है, दिल्ली इज अमंग द टॉप 50 सिटीज इन द लिस्ट, बिल्कुल गलत, टॉप 50 में नहीं है। जो दिल्ली है, इंडिया हमारी बेस्ट है, और इंडिया में है 104वें नंबर पर। तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। 1 और 2 आर करेक्ट आंसर। ये थे 30 क्वेश्चन, इनका मैंने डिस्कशन किया अगस्त महीने का। आप अगर चाहते हैं मैं और भी करूं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द रिकॉर्ड करके आप बच्चों तक पहुंचा सकूं और आपसे 12 अक्टूबर के बाद दुआ ले सकूं। ठीक है, तो करते रहिए अच्छे से, और जो भी कमेंट हो प्लीज मतलब बताइएगा। थोड़ी स्पीड का इशू हो सकता है, जल्दी बोलने की कोशिश की गई है, जितना यहाँ कंटेंट दिया है उससे ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश की गई है, तो अच्छे से कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।